सब सोचते थे कि तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुम असल में घाटे का सौदा कर रहे हो, सिर्फ अपने गुरु का दिया हुआ काम पूरा करने के लिए। तुम्हें स्टॉल लगाते हुए लगातार 1 हफ्ता हो चुका था और एक भी बन नहीं बिका था। तुम बस यही सोचकर अफसोस कर रहे थे कि आज का दिन भी बेकार चला गया। तभी तुम्हारे कानों में एक शोरगुल की आवाज आई। कुछ वेन्स कह रहे थे, इस गली में एक खाने का स्टॉल है जिसकी हिम्मत तो देखो, 10 हार का एक बन बेच रहा है। चलो आज चलकर देखते हैं कि ऐसा कौन सा बन है जो 10 हजार का बिक रहा है। यह सुनकर तुमने नजरें उठाई तो देखा कि एक मोटा आदमी स्टॉल के सामने खड़ा है। उसने सिर उठाकर साइन बोर्ड की तरफ देखा और फिर पूछा, छोटे मालिक, तुम्हारे इस बन में क्या ड्रैगन का मीट है या इसे खाकर कोई अमर हो जाता है? आखिर यह बन 10 हार का क्यों बिक रहा है? मैंने उसकी तरफ से एक नजर देखा और शांति से जवाब दिया, आप खाएंगे तो जान जाएंगे कि क्यों। हो, तेवर तो है। जो लोग इतने अक्तन में रहते हैं उनमें आमतौर पर कोई जास बात होती है। तो ठीक है मालिक, मेरे लिए एक लगाओ। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। आप पक्का कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल पक्का। क्या हुआ, तुम्हें डर है कि मैं पैसे नहीं दूंगा? मैंने उसे बेपरवाही से देखा। अगर आपको इसकी परख होती तो आप पैसे दिए बिना नहीं जाते। यो क्या बई बई बातें कर रहे हो? इक्रम मत करो, चाहे यह अच्छा हो या न हो, तुमने कीमत तो बता ही दी है। मैं मेन्यू के हिसाब से ही पैसे दूंगा। अगर यह बेकार निकला तो मैं अपनी इस्मत को दोष दूंगा। मैंने और कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और एक स्टीमर बास्केट उस मोटे आदमी के सामने रख दी। सुप्रीम क्रैब रो सूप डम्पलिंग, लीजिए चखिए। तांगजिए ने अपने फोन का कैमरा पास लाकर कहा, आओ आओ दोस्तों, चमत्कार देखने का समय आ गया है। यह कहकर उसने ढक्कन उठाया। अंदर सिर्फ एक पारभासी एम्बर रंग का बन था। उसकी बाहरी परत से अंदर का सुनहरा सूप भी साफ साफ नजर आ रहा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, और उस सुनहरे सूप के बीच में सिंदूरी रंग का केकचे का मीट धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिल धक रहा हो। बन के ऊपर पूरे 36 सिलवटें थीं, जिससे एक मछली के हल्के से खुले हुए मुंह का आकार बन रहा था। फिर भी वोरा सी भी भाप बाहर नहीं निकल रही थी। तांगजी और लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक सभी अपनी आंखों के सामने रखे बन को देखकर हैरान रह गए। यह खाना नहीं है, यह तो कला का एक नमूना है। क्या इसकी परत असली है? यह तो किसी गुब्बारे की तरह पारदर्शी लग रही है। दिखने में तो अच्छा है, क्या पता किसी गोंद या केमिकल से बनाया गया हो। आजकल की टेक्नोलॉजी से क्या कुछ नहीं बन सकता। यह कहते हुए वह उसे चखने के लिए हाथ बहाने ही वाला था। मैंने उसे जोरन रोका और फिर गेहूं के डंठल से बनी एक बहुत पतली स्ट्रॉ निकाली। साथ ही एक छोटी सी चीनी मिट्टी की प्लेट निकाली और वही सावधानी से बन को तांगजिए के सामने रख दिया। पहले छेद करें, फिर सूप पिए। एक घूंट में ही मुंह खुशबू से भर जाएगा। याद रखना, तुम्हारे पास 3 मिनट का समय है। 3 मिनट बाद सूप का तापमान 65 डिग्री से नीचे चला जाएगा और उसका स्वाद 30% तक कम हो जाएगा। उस समय यह किसी कचरे से कम नहीं होगा। तांगजी ने आंखें घुमाकर मेरी तरफ देखा। इतना रहस्यमयी? यह कहकर उसने धीरे से स्ट्रॉ को बन के ऊपर बनी मछली के मुंह जैसी जगह पर डाला। जैसे ही स्ट्रॉ ने बाहरी परत में छोटा सा छेद किया, उस सुई की नोक जितने छोटे छेद से एक ऐसी जबरदस्त खुशबू निकली जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस पर तांगजी को लगा जैसे उसका सिर खुल गया हो। वह खुशबू उसकी नाक से होते हुए सीधे उसके दिमाग तक पहुंच गई और पल भर में उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। उसके मुंह में बेतहाशा पानी भरने लगा था। आसपास तमाशा देख रही भी जो पहले उंगलियां उठा रही थी, इस पल ऐसे शांत हो गई जैसे किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। ये कैसी खुशबू है? हे भगवान, कितनी अच्छी महक है। ये क्या है? भीड़ में हलचल होने लगी। अनगिनत आंखें तांगजी के हाथ में मौजूद बन को घूर रही थी। तांगजी इस समय अपने लाइव स्ट्रीम की परवाह भी नहीं कर पा रहा था। उसने वो स्ट्रॉ अपने मुंह में रखा और जोर से एक घूंट लिया। सुनहरा सूप स्ट्रॉ से होते हुए उसके मुंह में भर गया। गर्मा गर्म और लजीज, एकदम लाजवाब। इस एक पल में तांगजी को लगा जैसे उसने एक विशाल सुनहरा केकड़ा देखा हो जो उफनते हुए समंदर में अपने पंजे लहरा रहा था। उसे दूर दूर तक फैले बर्फीले पठार पर उसकी बूंदों से ढके ताजे ताजे निकले मशरूम दिखाई दिए। उसे जियांगनान की धुंध भरी बारिश में 30 साल पुराना शराब का तहखाना धीरे धीरे खुलता हुआ दिखा। तांगजी को लगा जैसे उस पल उसके शरीर का हर एक रोम छिद्र फट गया हो। एक ऐसी खुशी की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे घुटनों पर झुककर सजदा करने का मन हुआ। लाइव स्ट्रीम में तांगजी का ऐसा हाल देखकर लोगों के मन में गहरा शक पैदा हो गया। 17 जे भाई, तुम्हें क्या हुआ? कुछ तो बोलो। बन, क्या ये बहुत बेकार है? लगता है जहर से होस्ट की आवाज चली गई। तांगजी ने कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया। उसने स्ट्रॉ फेंक दिया और केकड़े के मांस से भरे हुए बचे हुए बन को एक ही बार में निगल लिया।
पतली झिल्ली जैसी बाहरी परत उसकी जबान पर घुल गई और उसके बाद मुंह में तेल से भरे केकड़े के अंडों का दानेदार एहसास हुआ, मशरूम का कुरकुरापन और वाइन का हल्का नशा। कई तरह के स्वाद उसके मुंह में धमाके की तरह फैले, जैसे कोई शानदार सिम्फनी बज उठी हो। तांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के कोनों से आंसुओं की 2 धाराएं बह निकली। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खा लिया, प्लेट नीचे रखो, अपनी लार मेरे ठेले पर मत टपकाओ। तांग जी ने झटके से अपनी आंखें खोली। भाई साहब, और है क्या? कितने भी पैसे लगे मैं सब ले लूंगा, मैं सब ले लूंगा। मैंने सिर हिलाया। हर किसी के लिए सिर्फ एक ही है। आज के लिए जितने थे सब बिक गए। तांग जी बेचैन हो गया। उस लाजवाब स्वाद ने जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली हो। उस्ताद, मैं 1 लाख दूंगा। नियम तो इंसान ही बनाते हैं। आपका ये हुनर ऐसे बेकार नहीं जाना चाहिए। मेरे लिए एक और बना दीजिए प्लीज, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ। मैं जरा भी नहीं डिगा। मैंने सीधा अपना ठेला बंद किया और घर चला गया। और तांग जी का उस दुकान वाला लाइव स्ट्रीम तुरंत पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। लेकिन तांग जी का वो जुनून और दीवानगी वाला अंदाज मार्केट रेगुलेशन वालों की नजर में आ गया। बधाई हो होस्ट, आपने शुरुआती परीक्षा पूरी कर ली है। इनाम, शारीरिक क्षमता 2 गुनी। इनाम, महान रसोई के हथियार योंगलिंग चाकू का एक टुकड़ा। मैंने अपनी मुट्ठी भींची, अपने हाथ की ताकत को देखते हुए। मेरी आंखों में एक तेज चमक आ गई। अगर ऐसा है तो उस डिश को शायद अब आजमाया जा सकता है। दूसरा दिन, मैंने सिस्टम से 3 सुप्रीम बन बनाने के लिए कच्चा सामान लिया। जब मैं शाम को नाइट मार्केट पहुंचा, मेरे ठेले के सामने लगभग 1000 लोग जमा हो चुके थे। कुछ लोग लाइव स्ट्रीम करके फेमस होने आए थे, कुछ लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि बन असली है या नकली। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि जैसे ही मैं पहुंचा, भीड़ से गालियों की बौछार होने लगी। नाइट मार्केट से दफा हो जाओ, धोखेबाज, एक बन के 10,000। तुम लोग लूटपाट क्यों नहीं कर लेते? सब के सब रुक जाओ। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। तांग जी एक गुस्सैल शेर की तरह मेरे सामने आ गया। तुम लोग घंटा कुछ नहीं जानते। अगर खाया नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। इस बन की यह कीमत। सब लोग हैरान रह गए। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में सवालों की बाढ़ आ गई। लगता है जैक को भी खरीद लिया गया है। पक्का पैसे लिए हैं, यह बात तो पक्की है। मैंने इन ट्रोलर्स पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैंने एक साइन बोर्ड निकाला। सुप्रीम क्रैब सूप बन 10,000 का एक। आज के लिए सिर्फ 3। एक इंसान सिर्फ एक ही खरीद सकता है और इसे यहीं पर खाना होगा। हाँ, अब तो और भी शर्तें बढ़ गईं। लगता है इस मौके का फायदा उठाकर मोटी रकम कमाकर भागने का इरादा है। मालिक, मेरे लिए पैक कर दो, मुझे सारे चाहिए। मेरी नजर बेसब्री से लाल हुई तांग जी की आंखों पर पड़ी और मैंने ना में सिर हिलाया। तुमने कल एक खाया था। अच्छी चीजों का लालच नहीं करना चाहिए। तुम्हारे शरीर और जबान को कल के स्वाद का असर खत्म करने के लिए अभी भी 24 घंटे चाहिए। आज मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। मालिक, प्लीज ऐसा मत करो। मेरा तो लालच के मारे दम निकल रहा है। प्लीज आधा ही दे दो, वो भी चलेगा। ये देखकर सब लोग एक बार फिर हैरान रह गए। कोई सामने से आए पैसे को कैसे मना कर सकता है? यह तो भाव खाने का क्या जबरदस्त तरीका है। ठीक उसी वक्त भीड़ में से एक अक्खड़ आवाज आई, क्या ढोंग रचा रखा है? वह जियांग चेंग का जाना माना रईसजादा झाओ कुओ था। ये तीनों बन मुझे चाहिए, लेकिन मैं इन्हें खाने के लिए नहीं ले रहा। मैं इन्हें अपने कुत्ते को खिलाने के लिए खरीद रहा हूँ। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि यह 10,000 का बन तो कुत्ता भी खाना पसंद नहीं करेगा। यह कहते हुए उसने एक सीटी बजाई और कार से एक खूंखार रॉटवाइलर कूदकर बाहर आया। भीड़ में से हंसी और तालियों की आवाज आने लगी। झाओ साहब, क्या बात है, मजा आ गया। बेइज्जती तो ऐसे ही की जाती है। देखो अब यह मालिक कैसे बचकर निकलता है। अपने पैसे लो और चलते बनो। झाओ को एक पल के लिए चौंक गया, फिर गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने के लिए कहने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? यकीन मानो, मैं तेरा बाप, तेरा यह ठेला तोड़ दूंगा। मैं चाहूँ तो। जानबूझकर उकसाने का पता चला। साइड मिशन शुरू हो रहा है। मिशन, कुकरी के देवता का दबदबा। मिशन की शर्त, अपने जबरदस्त स्वाद का इस्तेमाल करके उकसाने वाले को घुटनों पर लाओ और उससे हार मनवाओ। मिशन का इनाम, सिचुआन की खोई हुई डिश जी दोहुआ की रेसिपी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ स्टीमर के ढक्कन पर रख दिया। वैसे तो तू मेरी बनाई चीज खाने के लायक नहीं है, लेकिन जब तू इसे कुत्ते को ही खिलाना चाहता है तो तेरी जबान ही तुझे बताएगी कि तू एक कुत्ते से भी बदतर है। यह कहकर मैंने जोर से ढक्कन हटा दिया। इस बार मैंने जानबूझकर खुशबू को नहीं रोका था। सिस्टम से रात भर मिली ताकत के बाद इन 3 बन की खुशबू कल से 3 गुना ज्यादा थी। ढक्कन हटाते ही
केकड़े के अंडे की वह जबरदस्त खुशबू एक असली तूफान में बदल गई और 100 मीटर के दायरे में फैल गई। जो रॉटवाइलर पहले भौंक रहा था उसने अचानक अपनी दुम दबा ली। वह तो सीधी जमीन पर लेट गया और मेरे सामने हार मान ली। उसकी लाश से जमीन फौरन गीली हो गई और जो झाओ कुओ सबसे पास खड़ा था उसका घमंडी चेहरा एक पल में सुन्न पड़ गया। खुशबू, बहुत ज्यादा खुशबू है। उसे लगा जैसे उसे किसी अनदेखे बड़े हाथ ने उसका गला घोंट दिया हो। उस खुशबू में सांस लेने के अलावा वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बगल में खड़ी इन्फ्लुएंसर लड़की की तो टांगों में जान ही नहीं बची। वह सीधे जमीन पर ढेर हो गई और उसकी आंखें धुंधला गईं। झाओ कुओ कांपते हुए हाथों से उसके हाथ बेकाबू होकर स्टीमर की ओर बढ़े। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, इसे खा लो, नहीं खाया तो मर जाओगे। खाना चाहते हो? 30,000 रुपये में सिर्फ खुशबू सूंघने को मिलेगी। खाना है? बोलो। झाओ कुओ का चेहरा तमतमा गया। वह तड़प रहा था, लेकिन वो खुशबू ऐसी थी जैसे उसमें जान हो और वो पल भर में उसकी हिम्मत तोड़ रही थी। वह धड़ाम से जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मुझे एक निवाला खाने दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। यह सुनते ही हर कोई एकदम खामोश हो गया। अच्छा बच्चा, खा लो, मैंने बन उसके सामने खिसका दिया और कहा, याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। अभी इसका स्वाद 100% है, हर 1 मिनट बाद 10% स्वाद कम हो जाएगा। झाओ कुओ अब और सब्र नहीं कर सका। उसने सीधा अपना मुंह खोला और एक बड़ा निवाला भर लिया। खौलता हुआ सुनहरा सूप उसके मुंह में फट पड़ा। झाओ कुओ की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। इस पल उसे लगा जैसे उसकी रूह को सुकून मिल गया हो। यह कोई मामूली बन थोड़ी था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें पहाड़ों, नदियों, झीलों और समंदर के साथ साथ गुजरे हुए वक्त को कूटकर एक पतली सी परत में लपेट दिया गया हो। झाओ कुओ का मुंह पूरी तरह से भरा हुआ था। उसके मुंह से अजीब सी आहें निकल रही थी और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके आंसू बहने लगे। वह अपनी जबान निकालकर अपनी इज्जत की परवाह किए बिना पागलों की तरह कागन चाटने लगा। ट्रे पर बची केकड़े के तेल की आखिरी बूंद तक चाट गया। लाइव स्ट्रीम में तहलका मच गया। यह पक्का कोई नाटक है। झाओ साहब भी घुटनों पर आ गए। इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले होंगे? सेट। मैं तो नहीं मानूंगा जब तक मुझे एक निवाला खाने को न मिले। तुम लोग झाओ कुओ का चेहरा तो देखो। चेहरे के वैसे हाव भाव कोई एक्टिंग करके नहीं ला सकता। वह तो सच में खुशबू से मदहोश हो गया है। पर अजीब बात यह थी कि उस पल झाओ कुओ पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। उसने अचानक से मेरी टांग पकड़ ली और बोला, दादाजी मुझे और चाहिए, मैं 10 लाख दूंगा, वो दोनों मुझे बेच दो। तभी वर्दी पहने हुए कुछ लोग अंदर आए। उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने संजीदगी से अपना ID कार्ड निकाला। मैं बाहर निगरानी विभाग से झांग टाइमियन हूँ। इस स्टॉल का मालिक कौन है? हमें शक है कि तुम्हारे बन में नशीले पदार्थ मिले हुए हैं। कृपया जांच के लिए सैंपल देने में हमारी मदद करें। भीड़ में तुरंत हंगामा मच गया। इसने पक्का अफीम मिलाया है या फिर कोई नया नशीला पदार्थ। गया काम से, अब तो यह गया। यह बेचारा मालिक तो अब जेल में चक्की पीसेगा। इसी बीच झाओ कुओ भी होश में आ गया, लेकिन वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कैसी जांच? क्या जांच? मैं अपनी मर्जी से घुटनों पर बैठा था। इस बन में कोई गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ है या नहीं, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हटो यहाँ से। झाओ कुओ कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पीछे खींच लिया। आराम से कीजिए। मैं एक तरफ हट गया और अपने पीछे रखी स्टीमर के लिए रास्ता दे दिया। एक इंस्पेक्टर ने स्टरलाइज्ड दस्ताने पहने और सैंपलिंग बॉक्स खोला। उसने एक प्रोफेशनल सूड एनालाइजर निकाला और फिर बड़ी सावधानी से स्टीमर में से एक केकड़े के सूप वाला बन निकालकर एक स्टरलाइज्ड ट्रे पर रख दिया। तेज रोशनी वाली टॉर्च की लाइट में वो बन शीशे की तरह चमक रहा था। उसकी परत इतनी पतली थी कि अंदर बहता हुआ सूप सा दिख रहा था। यहाँ तक कि केकड़े के अंडों के रेशे भी नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर ने एक सर्जिकल चाकू निकाला और सैंपल लेने के लिए उसे काटने की तैयारी करने लगा। मैं अचानक बोला, रुकिए। अफसर झांग ने तीखी नजरों से घूरते हुए पूछा, क्या हुआ? घबरा गए? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैंने उस सर्जिकल छुरी की ओर इशारा किया। आपकी छुरी बहुत मोटी है। यह बन की बाहरी परत के रेशों को खराब कर देगी और सूप को बाहर निचोड़ देगी, जिससे जांच के नतीजों पर असर पड़ेगा। यह कहते हुए मैंने अपनी जेब से एक बहुत ही पतली और धारदार छुरी निकाली। मैं इसे काटता हूँ, आप सैंपल ले लीजिएगा। अफसर झांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिला दिया। मैं आगे बढ़ा। एक ही झटके में वन बीच से 2 हिस्सों में कट गया, लेकिन वो बिखरा नहीं। अगले ही पल सुनहरे रंग का सूप कट लगे हिस्से से धीरे धीरे बहने लगा और सफेद ट्रे पर फैल गया। सूप के साथ ही एक ऐसी महक फैली जो पहले से 10 गुना ज्यादा तेज थी। सामने खड़े जांच अधिकारियों की आंखें चौंधिया गईं और अफसर झांग का चेहरा भी बदल गया। यह महक बहुत असली थी। यह बिल्कुल भी किसी केमिकल जैसी नहीं थी।
मिलावट वाली तीखी बनावटी खुशबू की तरह नहीं थी। जांच अधिकारी ने जल्दी से सूप में टेस्ट पेपर और प्रोब डुबोया, उसे रैपिड एनालाइजर में डाल दिया। 3 मिनट बाद जांच के नतीजे। जांच अधिकारी रिपोर्ट को देख रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी। नतीजे आ गए हैं, अफसर झांग ने गंभीर आवाज में कहा। क्या इसमें पोस्ता है? क्या इसमें स्वाद बढ़ाने वाला कोई केमिकल है? रिपोर्ट, सभी प्रतिबंधित चीजों का टेस्ट नेगेटिव आया है। इसमें कोई इंडस्ट्रियल रंग नहीं है, कोई केमिकल फ्लेवर बढ़ाने वाला एजेंट नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। भीड़ में हलचल मच गई। सच में कुछ नहीं मिलाया तो फिर यह इतना सुगंधित कैसे हो सकता है? क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुई चीजों का डेटा बहुत चौंकाने वाला है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा शुद्ध है। जांच के बाद पता चला है कि यह 99% शुद्ध जून के पीले केकड़े का पेस्ट है। और यह जो महक वाली चीज है, यह 30 साल पुरानी हुआडियाओ वाइन है। इसमें थोड़ी मात्रा में बेहतरीन मात्सुता के मशरूम भी हैं। जांच अधिकारी ने अचानक अपना सिर उठाया। मालिक, आपका यह सूप, क्या यह पूरी तरह से केकड़े के पेस्ट, मात्सुता के और 30 साल पुरानी वाइन से बना है? अगर आपने इसमें एक बूंद पानी भी मिलाया होता तो यह डेटा इतना सटीक नहीं हो सकता था। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सिर्फ केकड़े का पेस्ट, कोई मांस नहीं। इसके लिए कितने केकड़े लगे होंगे? 30 साल पुरानी हुआडियाओ वाइन, अरे वो तो 1 किलो ही कई हजार की आती होगी। और मात्सुता के मशरूम भी। अफसर झांग ने डेटा शीट ले ली। उन्होंने उसे 3 बार देखा। उनकी आंखों के सामने यह नौजवान एक केमिकल एक्सपेरिमेंट जितनी सटीकता के साथ एक बन बना रहा था। यह 10,000 रुपये का बन सिर्फ बहुत ज्यादा मुनाफे वाला नहीं था, बल्कि इसमें शायद नुकसान ही हो रहा था। मैंने शांति से अपनी बात जोड़ी। आटा हेताओं के मैदानों का स्नोफ्लेक आटा है। सिर्फ गेहूं के दाने के बिल्कुल बीच का 5% हिस्सा इस्तेमाल किया गया है। आटे को 3 घंटे तक गूंथा गया और 2 बार फूलने के लिए रखा गया। इसकी मोटाई 0.5 मिलीमीटर है और इसमें गलती की गुंजाइश 0.01 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं है। अफसर झांग चुप हो गए। इस जमाने में जहां हर तरफ पहले से तैयार खाना और मिलावटी चीजें भरी पड़ी हैं, कोई अब भी इतनी मेहनत करने को तैयार था एक पारंपरिक पकवान को बेहतरीन बनाने के लिए। अफसर झांग ने चारों ओर देखा और जोर से घोषणा की। मौके पर हुई जांच के अनुसार इस स्टॉल का खाना सभी राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। और तो और यह बन पूरी तरह से असली और अच्छी चीजों से बना है। जैसे ही अफसर झांग ने यह कहा, पूरे मैदान में तहलका मच गया। यह तो सचमुच खाने का देवता है। मुझे पता था कि जी भाई हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। बॉस, मुझे भी खरीदना है। मैं भी घुटनों पर बैठकर खाना चाहता हूँ, सबकी वाहवाही सुनते हुए। लेकिन मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। आज के बन बिक चुके हैं, कल से बन नहीं मिलेंगे। एक नई डिश आएगी, एक ऐसी डिश जिसमें चिकन तो है पर दिखता नहीं। कीमत 888 रुपये। यह कहकर मैं अपने पीछे हो रही जोरदार चर्चा को नजरअंदाज करते हुए अपना ठेला लेकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। और इस बार क्योंकि सरकारी तौर पर पुष्टि हो गई थी, मेरा छोटा सा स्टॉल पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। रातों रात देश भर से खाने के शौकीन लोग वहां पहुंचने लगे, उस रहस्यमयी नई डिश के बारे में तरह तरह की बातें सोचते हुए। अगली सुबह मैंने सिस्टम से चिकन टोफू पुडिंग के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री बदली और उसे तैयार कर लिया। शाम को होमचेन नाइट मार्केट में, क्योंकि संस्कृति और पर्यटन विभाग व्यवस्था बनाए रखने के लिए आ गया था। हालांकि कल से कई गुना ज्यादा लोग थे, फिर भी सब लोग कतार में और शांत थे। मैं चिकन टोफू पुडिंग का ठेला लेकर अपनी जगह पर आया। फिर मैंने नया साइन बोर्ड निकाला, कुंग फू चिकन टोफू पुडिंग, 888 रुपये का एक कटोरा। आज सिर्फ 10 कटोरे ही मिलेंगे। नोट, यह टोफू नहीं है। नोट देखकर सब लोग हैरान हो गए। टोफू नहीं है तो फिर यह क्या है? दिखता तो बिल्कुल टोफू जैसा है, एकदम सादा सूप। 888 रुपये में एक कटोरा टोफू सूप। बॉस, तुम तो सच में हवा में उड़ने लगे हो। लेकिन मेरे सबसे बड़े फैन तांग जी ने जोर से चिल्लाकर कहा, मास्टर जुओ ने बनाया है तो बेहतरीन ही होगा। तुम जैसे आम लोगों को क्या पता कि सादगी में ही असली कला होती है। तभी भीड़ में से एक जोंगशान सूट पहने हुए बुजुर्ग आदमी बाहर निकले। एक कटोरा मुझे चाहिए। आने वाले शख्स जियांगचेंग फूड एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तांग जी ने फौरन रास्ता बनाया। अंकल लियू, आप भी यहाँ मजा देखने आए हैं? अंकल लियू स्टॉल के सामने चले गए। उनकी नजरें काफी देर तक उस साफ सूप के बर्तन पर टिकी रहीं और उनका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। नौजवान, क्या यह सूप तुमने साफ किया है? मैंने सिर हिलाया। 3 बार छाना, 3 बार साफ किया। अंकल लियू की सांसें अटक गईं। यह तो शाही दरबार में इस्तेमाल होने वाली तकनीक है। यह तो 50 साल पहले ही खो चुकी थी। आजकल के शाही बावर्ची भी ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही सूप साफ कर पाते हैं। तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक चम्मच उठाया और एक कटोरे में परोस दिया और अंकल लियू को दे दिया।
अंकल लियू ने दोनों हाथों से उसे लिया। पहले उन्होंने झुककर उसे सूंघा। उसमें किसी भी मसाले की महक नहीं थी, सिर्फ गोश्त की एक बहुत ही गहरी और शुद्ध खुशबू थी। फिर उन्होंने धीरे से एक चम्मच टोफू पुडिंग मुंह में डाली। अगले ही पल अंकल लियू की आंखें पूरी तरह खुल गईं। वह टोफू पुडिंग मुंह में रखते ही पिघल गई और तुरंत एक गाढ़े और स्वादिष्ट गोश्त के रस में बदल गई, जो गले से नीचे उतर गया। उसका स्वाद रेशम की तरह नरम और मुलायम था, मक्खन की तरह चिकना। दिखने में तो यह बिल्कुल टोफू लग रहा था, लेकिन मुंह में जाते ही इसका स्वाद सबसे बेहतरीन चिकन जैसा था, जिसमें जरा भी महक नहीं थी। चिकन खाओ पर चिकन न देखो। अंकल लियू ने कटोरा नीचे रखा। उनकी आंखों के कोने नम हो गए थे। उन्होंने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखकर अचानक गहराई से झुक गए। अंकल लियू का गला भर आया था। मैं 70 साल का हो गया हूँ। मैंने सोचा था कि अपनी जिंदगी में यह डिश दोबारा कभी नहीं खा पाऊंगा। सोचा नहीं था कि एक नाइट मार्केट के ठेले पर यह दोबारा मिलेगी। नौजवान, यह कटोरा 888 का क्या 8888 का भी हो तो भी कम है। यह तो असली राष्ट्रीय खजाना है। लाओ लियू की इन बातों ने पूरे हॉल में सनसनी फैला दी। 10 सेकंड से भी कम समय में चिकन टोफू पुडिंग हाथों हाथ बिक गया। जिसने भी पहला निवाला खाया वो उसके स्वाद में डूब गया। यह टोफू कहाँ है? यह तो पूरा का पूरा मीट है, चिकन। यह नज़ारा देखकर मैंने राहत की सांस ली। इस राष्ट्रीय खजाने चिकन टोफू पुडिंग की वजह से मैं अब सिर्फ एक मामूली इंटरनेट पर मशहूर ठेले वाला नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाला बन गया था। लेकिन जब भीड़ जश्न मना रही थी, तभी एक काली मर्सिडीज बिजनेस गाड़ी के अंदर सूट पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने पास खड़ी सेक्रेटरी से ठंडे अंदाज में पूछा, पूरी जानकारी मिली? नहीं मिल पाई बॉस। ऐसा लगता है कि उसका सामान हवा में से आया हो। किसी भी सप्लायर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ली सेन ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, चाहे वो कोई भी हो, यह रेसिपी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। दूसरी तरफ मैं अपना ठेला समेटने ही वाला था कि सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। नई चुनौती अनलॉक हुई। पूंजीपतियों का घेराव। मिशन का लक्ष्य, सामान की सप्लाई बंद होने पर सबसे आम चीजों का इस्तेमाल करके एक टॉप शेफ को हराना है। मिशन पैनल को देखते हुए मैं शरारत से मुस्कुराया। कुछ तो मजेदार है। उसी वक्त तांग जी एक मेहनती सफाई कर्मचारी की तरह मेरे बर्तन समेटने में मदद कर रहा था और मुंह से बड़बड़ाए जा रहा था, जो भाई, आपने अभी उन लोगों के चेहरे नहीं देखे। ऐसा लग रहा था जैसे नशा कर लिया हो। कल हम थोड़ा और बेच सकते हैं क्या? मैंने सिर हिलाकर मना किया। ज्यादा मात्रा में बेचने से क्वालिटी खराब होती है, चाहे कितना भी हो। मेरे नियम नहीं बदलेंगे। कल मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक भारी आवाज ने बीच में टोका, लगता है कल तुम कुछ नहीं बेच पाओगे। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं ली सेन, वेजुए शुआन ग्रुप का चेयरमैन। मैंने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई। कोई काम है? ली सेन ने छोटे ठेले की तरफ इशारा किया। तुम्हारा हुनर काफी अच्छा है। मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस डील करना चाहता हूँ। कोई दिलचस्पी नहीं है? मैं ठेला समेटने के लिए मुड़ा। 50 लाख। ली सेन ने बकवास नहीं की। आसपास की भीड़ पल भर में शांत हो गई। यह देखकर कि मैं रुका नहीं, ली सेन के होंठों पर मुस्कान आ गई। साथ में वेजुए शुआन ग्रुप के चीफ टेक्निकल एडवाइजर का पद और सालाना तनख्वाह 10 लाख। स्टॉक ऑप्शन अलग से। तुम्हें बस क्रैब रो बंस और चिकन टोफू पुडिंग की रेसिपी पूरी तरह से मुझे देनी होगी और एक सिखाने वाला वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। लाइव स्ट्रीम में जैसे धमाका हो गया। वेजुए शुआन 50 लाख एक ही झटके में आसमान पर पहुंच गया। क्या किस्मत है वेजुए शुआन। वो तो एक लिस्टेड कैटरिंग कंपनी का बादशाह है। ली सेन की आंखों में लालच की चमक थी। तुम्हारा हुनर और साथ में मेरा पैसा और पहुंच। हम जुओं के सूप पकौड़े पूरे देश में खोलेंगे, तब तुम एक करोड़पति बन जाओगे। मैं रुक गया, मुड़ा और मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। तो तुम उसे कितने में बेचने का सोच रहे हो? उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। हम सेंट्रल किचन में स्टैंडर्ड तरीके से प्रोडक्शन करके लागत कम करेंगे। टॉप ग्रेड केकड़े के पेस्ट की जगह साधारण केकड़े का पाउडर इस्तेमाल करेंगे और ताजे चिकन की जगह फ्रोजन चिकन ब्रेस्ट। बस तुम्हारी वो खास मसालों की रेसिपी रखनी है और स्वाद की नकल करने के लिए थोड़े फूड एडिटिव्स मिलाने हैं। मुझे यकीन है कि मैं लागत को 5 युआन के अंदर कंट्रोल कर सकता हूँ। इससे अंधाधुंध मुनाफा होगा। यह सुनकर मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। घटिया सामग्री का इस्तेमाल, केमिकल्स के साथ मिलाकर मेरा नाम इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देना। मैं एक कदम आगे बढ़कर ली सेन के पास गया। यह धोखा नहीं है, यह बिजनेस है। ली सेन ने नाराजगी से अपनी भौहें सिकोड़ ली। मैंने अपना सिर हिलाया। लगता है हम दोनों के रास्ते अलग हैं। मेरी नजरों में खाना पवित्र होता है। इसमें शेफ की आत्मा और खाने वाले का भरोसा होता है। तुम जैसे लोग जायके की बात करने के भी लायक नहीं हैं।
5 मिलियन की तो बात ही छोड़ दो, 50 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा। यह कहकर मैं अपनी ठेला गाड़ी लेकर नाइट मार्केट से चला गया। जजुओ जुओ, है ना, तुम मेरा इंतजार करना। कल से मैं देखता हूँ कौन तुम्हें एक सब्जी भी बेचने की हिम्मत करता है। चेतावनी, होस्ट को पूंजीपतियों द्वारा पूरी तरह से ब्लॉक किए जाने का पता चला है। मेन मिशन अपडेट हो रहा है। पलटवार, बढ़िया सामग्री न मिल पाने की हालत में सबसे आम और सस्ती सामग्री का इस्तेमाल करके आमने सामने की टक्कर में वेजुए शुआन की टॉप टीम को हराए। नई स्किल अल्केमी की आग अनलॉक करें। यह आम सामग्री की छिपी हुई रूहानियत को जगा सकती है और सड़ी गली चीजों को भी चमत्कार में बदल सकती है। मैं ठंडी हंसी हंसा। ब्लॉक करोगे तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली शेफ गॉड के तरीके क्या होते हैं। अगली सुबह जियांगचिंग के सबसे बड़े किसान होलसेल मार्केट में मैंने पाया कि सभी दुकानदार मुझसे बच रहे थे। कोई मुझे एक भी चीज बेचने को तैयार नहीं था। पर जैसे ही मैं सी फूड सेक्शन से निकलने वाला था, मैंने देखा कि मार्केट के एक कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उनके सामने एक फटा हुआ बोरा बिछा था जिसमें कुछ पीली पड़ चुकी हरी सब्जियां थी और एक बोरी में कुछ नमी लगे हुए पुराने चावल थे। आम लोगों की नजर में यह सब कचरा था, लेकिन शेफ गॉड की स्किल रखने वाले मेरे लिए यह एक लजीज डिश बनाने के लिए और भी ज्यादा सही था। बेटा, सब्जी खरीदोगे क्या? बूढ़ी औरत ने किसी को रुकते हुए देखा। उनकी धुंधली आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। सब ले लूंगा। बूढ़ी औरत चौंक गई। यह चावल थोड़ा सख्त है, इससे सिर्फ फ्राइड राइस ही बन सकता है। तो फ्राइड राइस ही बनाऊंगा। शाम को होम चेन नाइट मार्केट में मेरे स्टॉल के ठीक सामने अचानक एक शानदार टेम्परेरी स्टेज लग गया। सफेद शेफ यूनिफॉर्म पहने 1 दर्जन से ज्यादा शेफ एक लाइन में खड़े थे। वे हवाई जहाज से मंगवाए गए ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और जापानी वाग्यू बीफ को तैयार कर रहे थे और साथ में फ्रांसीसी ब्लैक ट्रफल्स भी। ली सेन ने हाथ में माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था। वह मजाकिया अंदाज में मेरे स्टॉल की तरफ देखते हुए बोला, जियांगचेंग के लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आज रात वेजुए शुआन यहाँ एक फूड चैरिटी इवेंट कर रहा है। सभी टॉप क्लास डिशेज मुफ्त में चखने के लिए मिलेंगी, वो भी अनलिमिटेड। भीड़ में खलबली मच गई। मुफ्त के लॉबस्टर और एबालोन। जो लोग पहले मेरे स्टॉल के सामने लाइन में खड़े थे, उनमें से आधे से ज्यादा पल भर में भाग गए। तांगजी खाली पड़ी लाइन को देखकर घबराहट के मारे पसीने पसीने हो गया। जो वो भाई, यह तो जानबूझकर किया गया कंपटीशन है। हम आज क्या बेचेंगे? मैंने ली सेन की उकसाने वाली नजरों को नजरअंदाज किया और गाड़ी के नीचे से पुराने चावल की वो बोरी और मुरझाई हुई छोटी पत्ता गोभी की वो टोकरी निकाली। मंच पर यह नजारा देखकर ली सेन की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सब लोग जल्दी देखो, हमारे खाने के देवता आज सबके लिए क्या लाए हैं। सशी हुई सब्जियों के पत्ते, फफूद लगे चावल। क्या तुम सुअर का खाना बनाने वाले हो? वहाँ जमा भी हैरान रह गई। हो ही नहीं सकता। क्या सच में वो इन चीजों का इस्तेमाल करेगा? यह तो बहुत ही घटिया लग रहा है सामने वाले लॉबस्टर के मुकाबले। यह तो बिल्कुल भिखारियों जैसा है। मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने कौजाही उठाई और तेज आंच वाले चूल्हे को सबसे तेज पर कर दिया। फिर मैंने एक मुट्ठी पुराने चावल पानी में डालकर उन्हें जल्दी से धोया और पानी निकाल दिया। उसके बाद मैंने अंडे तोचे और सिर्फ उनकी रद्दी निकाली, पूरे 10 देसी अंडों की रद्दी। उसे चावलों में डालकर तेजी से मिलाया। चावल का एक एक दाना सुनहरे रंग के अंडे के घोल से 360 डिग्री तक पूरी तरह लिपट गया। यही है वो मशहूर सोने में लिपटी चांदी वाली तकनीक। लेकिन मेरे हाथों में यह सिर्फ लिपटा नहीं, बल्कि चावलों के अंदर तक समा गया। इसके बाद मैंने एक हाथ से वो करीब 10 किलो वनन की भारी लोहे की कचाही उठाई, गरम तेल से कचाही को चिकना किया और अंडे में लिपटे चावल उसमें उड़ेल दिए। भजाक, आग की लपटें पल भर में 2 मीटर ऊपर तक उठ गयीं। मेरा हाथ इतनी तेजी से चल रहा था कि धुंधला सा दिखने लगा था। चावल का एक एक दाना हवा में नाच रहा था। आग की लपटों के बीच से गुजरते हुए तेज आंच ने अंडे की तारी खुशबू को चावलों में काट कर दिया और पुराने चावलों की बासी महक को निकालकर उसे कचाही में लगे चावलों जैसी कुरकुरी खुशबू में बदल दिया। जो चावल पहले बेरंग दिख रहे थे, वे इस पर चमकने लगे थे। आग पर पके चावल, यह क्या है? 30香煤火饭对面正在啃龙虾的人停下了动作30। इसके बाद बारी थी स्वाद की। अगर कहूँ कि इससे पहले वाले केक हैजे के कीमे वाले बन ताजगी से भरे थे, चिकन टोचू में सादगी थी, तो फिर यह फ्राइड राइस घर के बने खाने जैसा था। वाह, क्या खुशबू है। इसकी खुशबू तो लॉबस्टर से भी अच्छी थी। मैं रुका नहीं। आखिरी स्टेप, मैंने वो छोटी वाली पत्ता गोभी उठाई, उसे बारीक काटा और कचाही में डाल दिया। सिर्फ 3 सेकंड के लिए चावल की बची हुई तेज गर्मी का इस्तेमाल करते हुए उसे ज़ोरन अधपका कर दिया ताकि उसका कुरकुरापन और मीठापन बना रहे। तैयार है, मैं गौर से चिल्लाया। मैंने गौर से कढ़ाई को उछाला और सुनहरे रंग का एक झरना आसमान से नीचे आ गिरा और सीधा कटिंग बोर्ड पर रखे 10 से चीनी मिट्टी के कटोरे में जा गिरा। हर कटोरे में
चावलों का एक पिरामिड बन गया था। चावल के दाने बाजरे की तरह सुनहरे थे, एक एक दाना अलग था और रोशनी में उन पर तेल की एक दिलकश चमक दिख रही थी। बीच बीच में कटी हुई हरी सब्जियां ऐसे लग रही थी मानो सोने में पन्ना जजा हो। उससे उठती भाप ने हवा में खुशबू का एक मशरूम जैसा बादल बना दिया। उसकी खुशबू ने सामने वाले टेस्ट पवेलियन के दर्जनों पकवानों की महक को भी दबा दिया। मैंने कचाही नीचे रखी और लकड़ी का बोर्ड उठाकर बोर्ड से टांग दिया। उदासी मिटाने वाला गोल्डन फ्राइड राइसेस, कीमत 188 प्रति कटोरा। आज के लिए सिर्फ 10 कटोरे। एक सेकंड के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यह मुद्द का लॉबस्टर अचानक से फीका लगने लगा। मुझे वो चावल खाने हैं। वो चावल तो चमक रहे हैं। हटो, मुझे रीदना है। 188 तो बहुत सस्ता है। मुझे एक कटोरा दो। वो नौजवान ऑफिस कर्मचारी जिसे पहले मुफ्त में ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर मिला था, इस वक्त सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा अपने हाथ में आधे खाए हुए लॉबस्टर को हैरानी से देख रहा था। अभी अभी उसे किस्मत से फ्राइड राइस की आखिरी प्लेट मिल गई। जब अंडे में पूरी तरह से लिपटे भुनी हुई महक वाले पुराने चावल का एक एक दाना उसकी जबान पर नाच रहा था, तो उसके हाथ का लॉबस्टर, जो उसे पहले बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, पल भर में बेजान रबर का टुकड़ा बन गया। इसे कहते हैं खाना। यह तो बचपन में नानी के चूल्हे वाला स्वाद है। उसी समय ली सेन आलीशान स्टेज पर गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। वो तो साफ फफूद लगे पुराने चावल की एक बोरी थी। उससे ऐसा स्वाद कैसे बन सकता है? तभी सेक्रेटरी कांपते हुए हाथ में टैबलेट लेकर आई। मिस्टर ली, इंटरनेट पर बातें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। ली सेन ने झपट कर टैबलेट छीना और देखा। ट्रेंडिंग लिस्ट पर तो जैसे कब्जा हो गया था। जुओ की शानदार जीत, जुओ का गॉड लेवल मुकाबला। पुराने चावल और सड़ी सब्जियों ने ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर को धो डाला। पैसे वाले हमें गोबर खिलाना चाहते हैं। हॉट खाने के देवता ने पैसे वालों को सबक सिखाया। कमेंट सेक्शन में नेटिजन्स के ताने सुनामी की तरह आ रहे थे। ली सेन ने गुस्से में टैबलेट जोर से जमीन पर पटक दिया। बैन करो इसे, बैन करते रहो। मैं देखता हूँ कि उसके वो पुराने चावल कितने दिन चलते हैं। कोई फायदा नहीं। स्टेज के पीछे अंधेरे से एक बूढ़ी आवाज आई। ली सेन घबराकर खड़ा हो गया। मास्टर, आने वाले शख्स जियांगनान की कुकिंग की दुनिया के दिग्गज, साउथ के कुकिंग गॉड जो तुम थे। मास्टर, आप यहाँ कैसे? मैं नहीं आता तो तुम वेई जे शुआन का नाम मिट्टी में मिला देते। पैसे के दम पर लोगों को दबाना, दूसरों की सामग्री की सप्लाई रोकना और आखिर में इतनी बुरी तरह हारना। ली सेन, मैंने तुम्हें जो शेफ की नैतिकता सिखाई थी, क्या तुम उसे चावल के साथ खा गए? ली सेन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मास्टर, यह सब उसकी वजह से हुआ है। वो जुओ, वो कोई जादू टोना करता है। उस फ्राइड राइस में जरूर कोई बैन की हुई चीज मिलाई होगी, वरना। चुप रहो। जो तुमने अपनी आंखें बंद की। मैंने भी अभी वो फ्राइड राइस चखा है। ऐसा लगा जैसे वो उस स्वाद को याद कर रहे हो। साधारण चीज को असाधारण बना देना, पत्थर को सोना बना देना, यह आग के इस्तेमाल की वो माहिर कला है जो बहुत पहले ही खो चुकी थी। पुराने चावल में जान फूंक देना और सड़ी सब्जियों से भी बर्फ जैसी चीनी की मिठास निकाल लाना। यह नौजवान कोई मामूली शख्स नहीं है। ली सेन बेचैन हो गया। तो फिर क्या करें? क्या हम बस उसे अपने सिर पर चढ़कर मनमानी करने दें? मास्टर, अब तो पूरा इंटरनेट हमारी धज्जियां उड़ा रहा है। जो तुमने एक गहरी सांस ली। हुनर में किसी से कम होना और हार जाना शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो तब है जब कोई हार कर भी अपनी हार न माने और ऐसे घटिया हथकंडे अपनाए। जब यह लड़ाई शेफ्स के बीच की है, तो इसका फैसला भी शेफ्स के तरीके से ही होगा। जाओ, यह उसे दे दो। 3 दिन बाद मैं क्लाउड टॉप हेवनली पैलेस में एक मुकाबला रखूंगा। दांव पर मेरी यह बूढ़ी हड्डियां और वेई जे शुआन की 100 साल पुरानी इज्जत होगी। मास्टर, क्या आप खुद मुकाबला करेंगे? बहुत समय हो गया इतने दिलचस्प कॉम्पिटिटर से मिले हुए। मैं भी तो देखूं कि वो सच में कोई पैदाइशी जीनियस है या फिर उसने कोई उल्टे सीधे तरीके सीखे हैं। दुकान बंद करने का समय हो गया। मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। ग्रैंड मास्टर लेवल के कैरेक्टर का हस्तक्षेप पाया गया है। मेन मिशन अपग्रेड, कुकिंग गॉड की परीक्षा। चैलेंज स्वीकार करें और साउथ के कुकिंग गॉड जो तो उनको आमने सामने के मुकाबले में हराएं। जीत का इनाम एस क्लास इंग्रेडिएंट स्पेस अनलॉक होगा। हारने की सजा, दोनों हाथ छीन लिए जाएंगे। मेरा दिल दहल गया। यह सिस्टम तो अब बहुत बड़ा खेल रहा है। तभी एक नौजवान शागिर्द जो जोंगशान सूट पहने हुए था, दोनों हाथों में चुनौती का वो काला पत्र थामे, उसने बड़ी इज्जत से उसे मेरे सामने पेश किया। जुओ साहब, मेरे गुरु चाओ थोंग आपको 3 दिन बाद एक मुकाबले के लिए आमंत्रित करते हैं, जिससे हार जीत का फैसला होगा और साथ ही जिंदगी और मौत का भी। जाकर बूढ़े चाओ से कह दो,
मैं एरे गैरों को नहीं मारता, लेकिन वो मेरे लिए सीढ़ी बनने के काबिल है। यह सुनते ही उस नौजवान चेले का चेहरा तमतमा गया और वो मुड़कर चला गया। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। मेरा और दक्षिण के पाक कला सम्राट का महामुकाबला पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा चुका था। इस वक्त यूनिडिंग तियांगोंग अनगिनत बड़े बड़े बावर्चियों से खचाखच भरा हुआ था। मंच के बीचों बीच चाओ थोंग ने सुनहरे ड्रैगन की कढ़ाई वाली काली शेफ की पोशाक पहनी हुई थी। उसकी कमर पर अलग अलग आकार के चमड़े के केस की एक कतार लटक रही थी, जिसमें तरह तरह के चाकू रखे हुए थे। कुछ वेटर्स 2 खाने की ट्रॉलियां धकेलते हुए ऊपर आए। उन पर सिर्फ पानी से भरे 2 कटोरे थे और 2 सिल्कन टोफू। चाओ थोंग ने टोफू की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, चीनी पाक कला में आंच पर नियंत्रण उसका मांस है, तो चाकू चलाने की कला उसकी हड्डी है। आज हम स्वाद का मुकाबला नहीं करेंगे। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी माहिरों की सांसें अटक गईं। वेंसी टोफू, यह हुआयांग खाने में चाकू चलाने की कला का शिखर है। इसमें एक नाजुक, मुलायम और आसानी से टूटने वाले सिल्कन टोफू को बाल जितना बारीक काटना होता है और ध्यान रहे कि वो न तो टूटे और न ही बिखरे। पानी में डालने पर उसे बादल या धुंध की तरह फैल जाना चाहिए। हर एक रेशा अलग अलग दिखना चाहिए। यह सिर्फ आँखों की परख नहीं है, बल्कि हाथों की ताकत और उससे भी ज्यादा मन की शक्ति का इम्तिहान है। चाओ थोंग ने 2 उंगलियां उठाईं। मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, इसे 3 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। दूसरी, हम आँखों पर पट्टी बांधकर यह करेंगे। यह सुनते ही हॉल में हंगामा मच गया। यह कोई खाना बनाने का मुकाबला है? यह तो मार्शल आर्ट्स की कहानियों की तरह आवाज सुनकर जगह पहचानने जैसा है। दिंग, अस्थायी चुनौती शुरू। ब्लेड का नाच। इस मुकाबले में तुम्हारे काटे हुए टोफू के रेशों की संख्या चाओ थोंग से ज्यादा होनी चाहिए और उनकी मोटाई में 0.01 मिलीमीटर से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। सहायक हुनर। मन की आंख सक्रिय हो गई है। यह सुनकर मैं मन ही मन खुश हो गया। ठीक है, लेकिन एक शर्त लगानी होगी। अगर मैं जीता तो मुझे तुम्हारी वो 50 साल पुरानी चाओ यू सॉस चाहिए। चाओ थोंग का चेहरा थोड़ा बदला। उसे सच में गुस्सा आ गया था। ठीक है, अगर तुम हारे तो मुझे तुम्हारे हाथ चाहिए। सौदा पक्का रहा। स्टाफ के लोग आगे आए और दोनों की आंखों पर काले कपड़े से कसकर पट्टी बांध दी। रेफरी के आदेश के साथ ही शुरू करो। चाओ थोंग के हाथ में मौजूद सियाह लोहे का विशाल चाकू हवा में ऊपर उठा और जोर से नीचे आया, लेकिन जैसे ही वो टोफू से टकराया वो बेहद नर्म हो गया और फिर सब्जी कटने की चक 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 की तेज आवाजें आने लगी। इतनी तेज कि वो आवाज एक लकीर जैसी बन गई थी। और दूसरी तरफ मैं चुपचाप वहाँ खड़ा था। मेरे हाथ में एक पतला छुरा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं सो गया हूँ। दर्शक घबराहट के मारे पसीना पसीना हो रहे थे। वो कर क्या रहा है? क्या वो डर के मारे जम गया है? ठीक जब 1 मिनट बीता, लोगों ने अचानक चांदी जैसी रोशनी का एक पर्दा देखा जो उस नाजुक से टोफू को घेरे हुए था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। पूरा हॉल हैरान था। चाकू के मांस में बिना आवाज किए घुस जाने जैसा था। मॉडल बोर्ड पर बिना कोई निशान छोड़े काटना, ये एक ऐसी कला है जिसे हासिल करने के लिए अपनी ताकत को मॉलिक्यूलर लेवल तक कंट्रोल करना पड़ता है। लगता है जो तोंगे को भी कुछ महसूस हो गया था। सब्जी काटते हुए उसका हाथ पल भर के लिए रुका और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे अपने मुकाबले वाले की कोई आवाज नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा दिमागी दबाव बन रहा था। रुको, 3 मिनट पूरे हुए। रेफरी जोर से चिल्लाया और दोनों ने एक ही वक्त पर अपने चाकू रोक लिए। काला कपड़ा हटाया गया। कटिंग बोर्ड पर दोनों टोफू के टुकड़े वैसे के वैसे ही थे। देखकर लग रहा था जैसे उन्हें काटा ही ना गया हो। यही है वेंसी टोफू की सबसे ऊंची कला। आकार बिखरा हुआ पर आत्मा एक। डिश को परखो। जो तोंगे पूरे आत्मविश्वास में था। एक स्टाफ मेंबर साफ पानी के 2 बर्तन ले आया। जो तोंगे ने अपना टोफू उठाया और उसे पानी में डाल दिया। टोफू पानी में गया और जाते ही एक खिलते हुए सफेद गुलदाउदी के फूल की तरह फैल गया। हजारों लाखों टोफू के रेशे पानी में तैर रहे थे, बिल्कुल बाल की तरह बारीक। हर एक रेशा अलग अलग था, एक भी टूटा हुआ नहीं था। क्या कमाल की कला है। सच में साउथ के शेफ गॉड हैं। ये तो बहुत ही परफेक्ट है। यह तो कला का एक नमूना है। वहाँ मौजूद लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जो तोंगे भी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा। नौजवान, अब तुम्हारी बारी है। मैंने बिना कोई भाव दिखाए अपना टोफू ऐसे ही पानी में फेंक दिया। जैसे ही वो टोफू का टुकड़ा पानी में गिरा, पूरे हॉल की सांसें थम गईं। वो धुंध थी जो तोंगे के टोफू से भी ज्यादा बारीक, इतनी बारीक कि उसे नंगी आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन था। वो पानी में फैल गए और पल भर में गायब हो गए। बस उस साफ पानी को हल्का सा धुंधला और दूधिया बना दिया।
ली सेन मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। टुके टुके कर दिया, सब चूरा बन गया है। जो तोंगे का चेहरा एकदम बदल गया। वो झपट कर उस पानी के बर्तन के पास गया और चिल्लाया, चुप रहो, लाइट लाओ। स्पॉटलाइट उस पानी के बर्तन पर पांची और तब जाकर लोगों को साफ दिखाई दिया। वो न तो चूरा था और न ही धुंधला पानी। वो हजारों लाखों टोफू के रेशे थे जो रेशम के धागे से भी 10 गुना ज्यादा बारीक थे। यहाँ तक कि उनकी मोटाई भी बिल्कुल एक जैसी थी। जो तोंगे ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास भरा हुआ था। तुमने उस 1 इंच के टोफू पर 108 कट लगाए हैं। आम वैनसी टोफू में 1 इंच में 30 कट लगाना ही बहुत बड़ी बात होती है, जबकि खुद जो तोंगे ने भी सिर्फ 60 कट लगाए थे। मैंने शांति से अपना विलो लीफ चाकू रखा और कहा, शुक्रिया, याद से ऑटम ऑयल मेरे स्टॉल पर भेज देना। इतना कहकर मैं मुड़ा और चला गया। जो तोंगे ने अचानक मुझे रोका, रुको, ये वाला राउंड मैं हार गया। लेकिन चाकू चलाने की कला तो बस एक बेसिक स्किल है। असली हार जीत का फैसला तो स्वाद से होता है। कल रात यहीं पर मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूँ, 100 पंछियों का राजा। मैं किसी भी वक्त तैयार हूँ। उसी वक्त वेजुए शुआन के अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज में जो तोंगे एकटक देखे जा रहा था। कोल्ड स्टोरेज के बीचों बीच एक टेम्परेचर कंट्रोल वाले कांच के कमरे में रखे मुर्गे को। इस मुर्गे के पंख चमकीले लाल और सुनहरे रंग के थे। उसकी कलगी चटक लाल थी और उसकी आंखें तेज और रौबदार थी। और वो जो खाना चुभ रहा है वो असल में कटा हुआ जिनसेंग और कीड़ा जड़ी है। ली सेन की आंखें पटी की फटी रह गईं। यह तो रक्तिम ज्वाला सुनहरा फीनिक्स है। सही कहा, इसे मैंने 10 साल लगाकर असली लाल पेट वाले सुनहरे तीतर और सबसे बेहतरीन चिंगुआन मुर्गे से क्रॉस ब्रीड कर और इसे सुधारा है। यह पहाड़ी झरनों का पानी पीता है, जड़ी बूटियां खाता है और गुचिन सुनता है। इसके मांस में एक अनोखी खुशबू है और इसकी हड्डियां लाल जेड पत्थर जैसी हैं। ली सेन उस शानदार सुनहरे मुर्गे को देखकर मन ही मन खुशी से झूम उठा। गुरुदेव, आप महान हैं। इस बार तो वो पक्का मरेगा। उसी समय चांगचेंग शहर के बाहर एक बूढ़े किसान ने मेरी ओर हाथ हिलाया। बेटा, वापस चले जाओ। हमारे गांव के सारे मुर्गे शहर के एक बड़े साहब ने ऊंची कीमत पर खरीद लिए हैं। उन्होंने कहा है कि सबको एक साथ खत्म करना है, एक भी नहीं छोड़ना। चाचा, मैं बस एक नजर देखना चाहता हूँ। अगर कोई खास हुआ तो मैं 2 गुनी कीमत दूंगा। बूढ़ा किसान हंस पड़ा। एक मुर्गे में भला क्या खास हो सकता है? क्या वो फीनिक्स बन जाएगा? बात करते करते दोनों पहुँच गए गांव के छोर पर बने एक टूटे फूटे मुर्गी घर के सामने। मेरी नजरें खाली मुर्गी घर पर घूमी। मैं जैसे ही मुड़कर जाने वाला था, अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी। एक कमजोर लेकिन बहुत ही मजबूत जीवन चुंबकीय क्षेत्र का पता चला है। दिशा दक्षिण पूर्व कोना, पुरानी चक्की के पत्थर के पीछे। मैं फौरन चक्की के पत्थर के पीछे गया। यहाँ एक बेहद बदसूरत काना मुर्गा सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसके पंख लगभग सारे झड़ चुके थे, जिससे उसकी बैंगनी लाल त्वचा दिख रही थी। उसका शरीर आड़ी तिरछी खरोंचों के निशानों से भरा था। बूढ़ा किसान नफरत से चलकर पास आया। अरे, यह मनहूस अभी भी यही है। यह मुर्गा तो एक अजूबा है। बचपन से ही बहुत खूंखार है, कुत्तों से लड़ता है और नेवलों से जान की बाजी लगाकर लड़ता है। परसों शहर वाले मुर्गे लेने आए थे। यह उड़कर उस आदमी की आंख पर झपटा और उसे अंधा कर दिया। उन लोगों ने इसे नहीं लिया, उल्टा इसकी एक हड्डी भी तोड़ दी। मुझे तो लगा था कि यह कब का मर गया होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। चाचा, मुझे यह मुर्गा चाहिए। घर लौटकर मैंने सिस्टम से थोड़ी सी कायाकल्प औषधि खरीदी। फिर मैंने उसे साफ पानी में डाला और उस बूढ़े मुर्गे के शरीर को पोंछना शुरू कर दिया। जैसे ही गुनगुनी दवा का असर होने लगा, बूढ़े मुर्गे ने आराम से अपनी आंखें मूंद लीं। मेरे हाथ में चांदी की सुइयां तेजी से मुर्गे के शरीर के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में घुस गईं, ताकि उसके सालों से रुके हुए खून और ऊर्जा के बहाव को ठीक किया जा सके, जिससे उसके शरीर में छिपी जीवन शक्ति फिर से जाग उठे। फीनिक्स का निर्वाण होने से पहले उसे आग से गुजरना ही पड़ता है। कल मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि एक मामूली से दिखने वाले शरीर के पीछे एक लाजवाब रूह कैसी होती है। आखिरी मुकाबले का दिन अधिकारियों का भी बहुत ध्यान खींच चुका था। न केवल शहर का सारा मीडिया आया था, बल्कि नेशनल टेलीविजन चैनल भी इसका लाइव प्रसारण कर रहा था। साथ ही जजों की कुर्सी पर दुनिया के जाने माने फूड क्रिटिक बैठे थे। मेजबान ने पूरे जोश के साथ घोषणा की, आज रात की थीम है 100 पंछियों की फीनिक्स को सलामी। कृपया प्रतियोगियों का मंच पर स्वागत करें। बाईं ओर के रास्ते से जो तोंग हाथ में एक शानदार क्रिस्टल का पिंजरा लिए हुए धीरे धीरे बाहर निकला। पूरी भीड़ हैरान रह गई। हे भगवान, यह कैसा मुर्गा है, कितना सुंदर है। यह तो वही मशहूर रक्तिम ज्वाला सुनहरा फीनिक्स है। सुना है इसका एक टुकड़ा खाने से उम्र बढ़ जाती है। सिर्फ इस चीज से ही वो आधी बाजी तो जीत चुका है। दाईं ओर के रास्ते से मैं उस काने जख्मी बूढ़े मुर्गे को उठाए हुए बाहर निकला।
पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ली सेन दर्शकों के बीच बैठा था और हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, हंस हंस कर तो मेरी जान ही निकल जाएगी। ये कहाँ से उठाया हुआ बेगस चिकन है, बहुत ही अजीब दिख रहा है। वहीं जो तोंग उस बदसूरत मुर्गे को देख रहा था और उसकी भौहें हल्की सी तन गईं। उसके मन ने उससे कहा कि इस मुर्गे में कुछ तो गड़बड़ है। मुकाबला शुरू। समय सीमा 2 घंटे। घंटा बजते ही जो तोंग तुरंत एक्शन में आ गया। उसने बड़ी सफाई से रेड फ्लेम गोल्डन फीनिक्स को तैयार किया और उसकी सफेद जेट जैसी चमचमाती खाल दिखने लगी। इसके बाद उसने कबूतर और बटेर निकाले। फाखरता कुल मिलाकर 9 तरह के पक्षी। उसने उन्हें पूरा नहीं पकाया बल्कि अपनी अद्भुत चाकू चलाने की कला दिखाई। चाकू की चमक के बीच उसने पूरे पक्षी की हड्डियां निकाल दी। एक एक करके सभी पक्षियों की हड्डियां पूरी तरह से निकाल दी गईं, लेकिन खाल और मांस को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। फिर उसने इन 9 तरह के पक्षियों के मांस का अलग अलग कीमा बनाया और उनमें अलग अलग मसाले मिलाए। उसने उनसे पक्षी के आकार की खूबसूरत मीटबॉल्स बनाई और फिर आग जलाई। उसने तांबे का एक बड़ा पतीला चढ़ाया जिसमें उसका 3 दिन और 3 रात तक पकाया हुआ टॉप ग्रेड सूप उबल रहा था। रेड फ्लेम गोल्डन फीनिक्स को पतीले के बीच में रखा गया जिसके चारों ओर 99 पक्षी के आकार की मीटबॉल्स थी। तेज आंच पर उबाला, फिर धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाया। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, एक अजीब सी खुशबू पूरे हॉल में फैलने लगी। उसमें जड़ी बूटियों की ताजगी भी थी और मांस का गहरा स्वाद भी। ऐसा लग रहा था मानो कोई फूलों से भरी वादी में हो। जजों की सीट पर बैठे फ्रांसीसी शेफ पियरे अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। वाह, क्या खुशबू है! यह तो जन्नत का स्वाद है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पक्षियों का गाना सुन रहा हूँ। इस समय जो तोंग के पतीले से सुनहरी धुंध की एक परत उठती हुई दिखाई दे रही थी। वो उबलती हुई मीटबॉल्स धुंध में कभी दिखती तो कभी छिप जाती, मानो वे सच में उड़ते हुए छोटे पक्षियों में बदल गई हों, जो बीच में मौजूद उस सुनहरे लाल फीनिक्स के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं और नाच रही थीं। देखने और सूंघने के इस दोहरे अनुभव ने वहाँ मौजूद सभी को मदहोश कर दिया था। दूसरी तरफ मेरी बारी आई तो नजारा ही बदल गया। मैं मिट्टी से खेल रहा था। मैंने एक थैले से ढेर सारी मिट्टी निकाली। यह पीली नदी के पुराने रास्ते की मिट्टी थी जिसमें एक खास तरह की महक थी, और मैंने बूए मुर्गे को और भी अजीब और बेढंगे तरीके से तैयार किया। मैंने उसके पंख नहीं नोचे, सीधे उसका पेट चीर दिया। उसके अंदर कुछ अनजान जंगली जड़ी बूटियां और मसाले भर दिए और फिर सीधे पीली मिट्टी से पूरे पंखों वाले मुर्गे को लपेट दिया। दर्शक मेरे इस तरीके को देखकर हैरान थे। यह तो बेगस चिकन बनाने का तरीका है ना? पर इसने तो पंख भी नहीं निकाले। क्या यह खाया भी जा सकता है? मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने उस बड़े से मिट्टी के गोले को कटिंग बोर्ड पर रखा और फिर अपनी जेब से तेज शराब की एक बोतल निकाली, उसे मुंह में भरा और जोर से उस मिट्टी के गोले पर फूंक दिया। इसके तुरंत बाद मैंने चुटकी बजाई। मेरी उंगली की नोक पर नीले रंग की एक लौ नाचने लगी। स्किल एक्टिवेटेड, कीमियागर की आग। असर, ऊर्जा से आग को काबू करना, अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमला। तापमान तुरंत 1000 तक पहुंच सकता है। धमाका, पूरा मिट्टी का गोला तुरंत नीली लपटों में घिर गया। मैं रुका नहीं, मेरे दोनों हाथ आग की लपटों के बीच घूम रहे थे। मैं लगातार मिट्टी के गोले को थपथपा रहा था। हर एक थपकी के साथ एक भारी और जोरदार आवाज आती। मिट्टी का गोला आग में घूम रहा था, सख्त हो रहा था और लाल होता जा रहा था। दर्शकों के होश उड़ गए। वह कर क्या रहा है? लोहा पीट रहा है क्या? देखते ही देखते 1 घंटा 50 मिनट बीत गए। उधर जो तोंग ने सबसे पहले अपना काम पूरा कर लिया और जैसे ही ढक्कन हटाया गया, एक सुनहरी रोशनी आसमान की ओर उठी और एक विशाल सफेद चीनी मिट्टी की प्लेट में लाल लपटों वाला सुनहरा फीनिक्स अपना सिर उठाए शान से खड़ा था, जिसका रंग सुर्ख और चमकदार था। 99 पक्षी के आकार की गोलियां चांद के चारों ओर सितारों की तरह उसे घेरे हुए थीं और उसकी खुशबू ने पल भर में पूरे हॉल को महका दिया। कृपया इसे चखिए, जो तोंग ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। पांचों जज चॉपस्टिक उठाने के लिए बेताब हो गए। लाओ लियू ने एक छोटा पक्षी उठाकर अपने मुंह में रख लिया। पल भर में उनके चेहरे के भाव जम गए। यह तो कबूतर का मांस है। इसके अंदर बटेर का अंडा भरा है और ट्रफल भी है। कितना मुलायम है, मुंह में जाते ही घुल रहा है। यह सूप तो इतना स्वादिष्ट है कि जुबान से उतर ही नहीं रहा। फ्रांसीसी शेफ पियरे ने तो और भी बढ़ा चढ़ाकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। ओह माय गॉड, यही तो पूरब का जादू है। मैंने पूरे नंबर दिए। सबकी नजरें मेरी ओर घूम गईं। उस वक्त मुकाबले में सिर्फ 1 मिनट बचा था। मेरे सामने सिर्फ जला हुआ काला मिट्टी का एक ढेला पड़ा था। बस हो गया, पत्थर का एक ढेला। जो हार मान लो, अपनी बेइज्जती मत कराओ। मैंने आसपास के मजाक पर ध्यान नहीं दिया और उस जले हुए काले पत्थर को उस नाजुक सी सफेद चीनी मिट्टी की मेज पर रख दिया। कृपया चखिए। लाओ लियू ने भौहें सिकोड़ ली।
क्या यह खाने लायक है? मैंने सिर उठाकर बताना शुरू किया। असली फीनिक्स जन्म से ही शानदार और खूबसूरत नहीं होता, बल्कि वह धधकती आग में जलता है और कीचड़ में संघर्ष करता है, अपने सारे पंख नोचकर, सारे भ्रमों को त्याग कर, सिर्फ उस एक पल में खिलने के लिए। मैंने अपने हाथ में चाकू की मूठ उठाई और जोर से उस जली हुई काली मिट्टी की पपड़ी पर मारा। कड़ाक की एक तेज आवाज हुई। एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी उस दरार से निकलकर अंधेरे को चीर गई। उसके तुरंत बाद दूसरी और फिर तीसरी आवाज आई। हर दरार से एक चकाचौंध कर देने वाली शुद्ध सफेद रोशनी निकल रही थी। यह कैसी रोशनी है? मेरी तो आंखें ही चली जाएंगी। क्या यह सच में कोई डिश है? टूटो, मैं धीमी आवाज में बोला और हाथ के चाकू से उसे हल्के से उचकाया। सारी रोशनी सिमटकर एक कोमल और पवित्र चमक में बदल गई। वह चमक कटिंग बोर्ड पर रखे फीनिक्स के ऊपर छा गई। वही गंजा, अंधा और बीमार मुर्गा। इस समय पंख और खाल उतरने के बाद उसका मांस लगभग पारदर्शी, जेड जैसे सफेद रंग का दिख रहा था। उसके बाद आंखों से दिखने वाली सफेद भाप हवा में उठी और आखिर में उसने धीरे धीरे एक आकार ले लिया। एक सिर उठाए, पंख फड़फड़ाते पक्षी का आकार। यह है ऊर्जा से ड्रैगन फीनिक्स का रूप लेना। यह एक अद्भुत नजारा है जो तभी हो सकता है जब सामग्री की आत्मा को पूरी तरह से जगा दिया जाए। जो तोंग के हाथ से चॉपस्टिक मेज पर गिर गई। उसने अविश्वास से कहा, यह तो 300 साल पहले खो चुकी ऊर्जा को आकार देने की तकनीक है। तुमने यह कैसे किया? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चाकू उठाकर हल्के से मुर्गे के ऊपर एक चीरा लगाया। अंदर से आड़ू के फूल जैसा गुलाबी और मुलायम मांस दिखने लगा और साथ ही वह जबरदस्त खुशबू भी फैली, जो जोरों से पूरे हॉल में फैल गई। और पल भर में उसने जो तोंग की डिश की खुशबू को पूरी तरह से निगल लिया। अब सिर्फ एक ही महक बाकी थी, निर्वाण। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से मुस्कुराया। कृपया चखिए, फ्रांसीसी शेफ पियरे। उसने बेसब्र होकर चिकन ब्रेस्ट का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में रख लिया। पल भर में जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उस एक पल में उसे लगा जैसे वह एक चूजा बन गया हो। उसने खुद को अंडे से बाहर निकलते देखा। वह सर्द हवा में कांप रहा था। उसने खुद को एक कीड़े के लिए लड़ते हुए देखा, जहां उसी के जैसे दूसरे चूजों ने चोंच मार मारकर उसका सिर फोड़ दिया था। उसने हड्डी टूटने का तेज दर्द महसूस किया, अंधेपन का अंधेरा महसूस किया और उससे भी ज्यादा जिंदा रहने की इच्छा महसूस की। तकलीफ, संघर्ष, लड़ाई और कभी हार न मानने का जज्बा, ये सारे एहसास उसकी जबान पर एक जबरदस्त स्वाद बनकर उभरे। वो जिंदगी की ताकत का स्वाद था, वो जलती हुई आत्मा का स्वाद था। अनजाने में ही पियरे फूट फूट कर रोने लगा। मैं इसे खाने के लायक नहीं हूँ। बूढ़े लियू की आंखों से भी आंसू बहने लगे। फीनिक्स सिर्फ खास पेड़ों पर ही बैठता है, वो तो बस अमीरों का पालतू जानवर है। असली फीनिक्स तो वो योद्धा होता है जो आग से दोबारा जन्म लेता है। यह मुर्गा हम में से किसी से भी ज्यादा एक हीरो की तरह जिया है। पूरा हॉल हैरान रह गया, जजों को देखकर जो एक एक करके फूट फूट कर रो रहे थे, फिर भी पागलों की तरह मुंह में मीट ठूंस रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग प्लेट पर लगी तरी भी चाटने लगे थे। स्कोर देने की जरूरत ही नहीं थी, हार जीत का फैसला हो चुका था। झाओ थोंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मैं हार गया। मैं इसलिए हारा क्योंकि मैं जीतने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला था और खाने की चीजों की आत्मा को भूल गया। नौजवान, तुम जीत गए। तुम ही असली शेफ के देवता हो। चाकू लाओ। चेला डर के मारे सुन पड़ गया। उस्ताद, आप क्या करने वाले हैं? शर्त हारने पर सजा तो कबूल करनी ही होगी। मैंने कहा था कि अगर मैं हारा तो यह हाथ उसका हो जाएगा। झाओ तोंग ने वो काले लोहे का चाकू छीन लिया और जैसे ही वो उसे जोर से अपने बाएं हाथ पर मारने वाला था, तभी हवा को चीरती हुई एक ठंडी चमक आई। झाओ तोंग के हाथ से चाकू छूटकर दूर जा गिरा। तुम्हारा हाथ रहने दो, इसे काटना अफसोस की बात होगी। भविष्य में मेरे लिए ऑटम ऑयल कौन बनाएगा? झाओ तोंग हैरान रह गया। तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मैं एक बावर्ची हूँ, कोई कसाई नहीं। और बावर्ची के हाथ चाकू पकड़कर खाना बनाने के लिए होते हैं, कर्ज चुकाने के लिए नहीं। तुम्हारा कर्ज उस ऑटम ऑयल के मर्तबान से चुकता हो गया। इसके अलावा मैंने बगल में खड़े ही सेन पर एक नजर डाली, जो डर के मारे पहले ही पीला पड़ चुका था। यह आदमी बहुत शोर मचाता है, आइंदा से यह मेरे सामने नहीं दिखना चाहिए। झाओ तोंग ने एक गहरी सांस ली और मेरे सामने झुककर प्रणाम किया। शेफ के देवता, आपके हुक्म का पालन होगा। उस रात मैं इंटरनेट पर फिर से वायरल हो गया। फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन मैं उस रहस्यमयी दुकान की जगह पर आया जो सिस्टम ने मुझे इनाम में दी थी। यह एक छोटा सा विला था जो कई दशकों से वीरान पड़ा था। सिस्टम, तुम्हें यकीन है कि यह एक इनाम है, कोई सजा नहीं? यह जगह तो किसी भूतिया घर जैसी लग रही है। होस्ट, यह जगह जियांगचेन की ड्रैगन नस का केंद्र है।
बस लंबे समय तक यहाँ किसी के न रहने की वजह से आध्यात्मिक ऊर्जा बुरी ऊर्जा में बदल गई है। यह जगह होस्ट के लिए अपना संप्रदाय शुरू करने के लिए एकदम सही है। मिशन जारी किया जाता है, एक संप्रदाय की स्थापना करें, दुकान को साफ और ठीक करें, 1 महीने के अंदर दुकान को आधिकारिक तौर पर खोलें। ध्यान दें, यहाँ के असली बाशिंदों से सावधान रहें। मेरे मुंह का कोना खींच गया। मैंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और धूल में मिली सीलन की एक तेज गंध मेरे चेहरे पर आई। हॉल के ठीक बीच में एक ताबूत रखा हुआ था। मैं हंसा, तो यही है तुम्हारा यहाँ का रहने वाला। अचानक एक रहस्यमयी औरत की आवाज आई, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? मैंने ऊपर देखा, दूसरी मंजिल की रेलिंग पर लाल ड्रेस पहने एक औरत बैठी थी। यह मेरी दुकान है। तुम्हारी दुकान? लाल ड्रेस वाली औरत खिलखिलाकर हंस पड़ी। पिछले 20 सालों में यह कागज लेकर 8 लोग अंदर आए हैं। 3 पागल हो गए, 2 ने इमारत से छलांग लगा दी और 3 अभी भी उस ताबूत में लेटे हुए हैं। तुम 9वें हो, हैंडसम लड़के। तुम्हारा गोश्त काफी स्वादिष्ट लगता है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी नाक थोड़ी सिकुड़ी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम्हारे शरीर से आने वाली महक। क्या डर गए? क्या यह लाश की बदबू है? औरत तैरकर नीचे आई। उसका पीला पड़ा चेहरा लगभग मेरी नाक से छूने ही वाला था। मैंने घिन से अपना सिर हिलाया। यह घटिया क्वालिटी के मेकअप की महक है। और तुम्हारी यह ड्रेस सिंथेटिक कपड़े की है ना? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इस पर बहुत धूल चिपक गई है। इसके अलावा उस ताबूत में पड़ी लाश बहुत पुरानी हो गई है, उसमें फफूंद लग गई है। क्या तुम उसका अचार बनाने की सोच रही हो? लाल ड्रेस वाली औरत की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। तुम देख सकते हो, मैं सिर्फ देख ही नहीं सकता। यह कहकर मैंने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उस औरत की पतली कलाई पकड़ ली। दुकानदारिन, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुम मेरी दुकान खोलने के रास्ते में आई। तभी कीमियागरी की नीली आग का एक गोला अचानक भड़क उठा। औरत जोर से चीखी और हवा में तैरते हुए 3 मीटर पीछे हट गई। यह तो समाधि की सच्ची आग है। तुम एक ताओवादी साधु हो। मैंने अपने हाथों से धूल झाड़ी। मैं एक बावर्ची हूँ। आज से यह जगह मेरे कंट्रोल में है। उस ताबूत को बाहर निकालकर जलाऊ लकड़ी के लिए काट डालो। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम दिखने में ठीक ठाक हो। क्या तुम प्लेटें परोस सकती हो? उसी समय राजधानी के एक बहुत ज्यादा सुरक्षित से हेयुआन के अंदर जोंगशान सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने हाथ में पकड़े टैबलेट पर मेरे फीनिक्स शावर का वीडियो रिप्ले देख रहा था। कुछ पता चला? परछाई में से काले कपड़ों वाले एक आदमी ने धीमी आवाज में रिपोर्ट दी। इस आदमी का नाम जुओ है। जियांगचेंग शहर का रहने वाला है। ऐसा लगता है कि उसके पूर्वज शाही बावर्ची खाने के मुख्य प्रबंधक के वंशज थे। उस अधेड़ आदमी ने टैबलेट नीचे रखा और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे मेज थपथपाने लगा। वही गद्दार जो उन दिनों शाही पकवानों की पूरी किताब का दूसरा हिस्सा लेकर राजधानी से भाग गया था। जी बिल्कुल, अधेड़ आदमी खड़ा हो गया। दिलचस्प है, शाही पकवानों की पूरी किताब 60 सालों से गायब थी। सोचा नहीं था कि वो एक नाइट मार्केट के ठेले वाले के पास फिर से सामने आएगी। जब ऊर्जा को इकट्ठा करके आकार देने की कला सामने आ ही गई है, तो लगता है कि कहानियों वाला अमृता का भोज भी अब दूर नहीं है। उस अधेड़ा आदमी की आंखों में लालच और किसी को मारने की इच्छा की एक झलक दिखी। हुक्म जारी करो, डार्क कुजीन की दुनिया के उन पागलों को उसे आजमाने के लिए भेजो। अगर उसके पास सच में वो किताब है, तो किसी भी कीमत पर उसे छीन कर ले आओ। दूसरी तरफ मुझे अचानक एक छींक आई। कौन याद कर रहा है मुझे? मैंने अपनी नाक मली। मैंने अपने सामने लाल कपड़ों वाली भूतनी होंगशू को देखा जो चुपचाप मेज साफ कर रही थी। बॉस, यह मेज साफ हो गई है, होंगशू ने दुखी मन से कहा। उधर उस ताबूत को जल्दी से काट डालो। आज रात मुझे नए पकवान आजमाने हैं। मैं धूल से भरी रसोई में चला गया। इस बार यह सिर्फ खाना पकाने के बारे में नहीं था। मैं एक ऐसा लेट नाइट डाइमर भी बनाने जा रहा था जो यिन और यांग की दुनियाओं को जोड़ता हो। 2 दिन बाद डॉट मॉडल। कभी जर्जर रही छोटी सी इमारत अब बिल्कुल नई हो गई थी। दरवाजे पर आबनूस की लकड़ी की तख्ती पर चांगशेंग लाओ 3 शब्द लिखे थे। इस वक्त रात के 11 बजे थे, लेकिन पुरानी गली लोगों से खचाखच भरी हुई थी। तांग जी अपना फोन पकड़े हुए था और अपने व्यूअर्स की बातें पढ़कर उसका पूरा शरीर कांप गया। क्या यह जुओ शेन की नई दुकान है? सुना है कि यह शहर का सबसे मशहूर भुतहा घर है। पहले कोई अंदर गया था तो डर के मारे पागल हो गया था। डरने की क्या बात है, जुओ शेन जो यहाँ है। यमराज भी यहाँ आए तो उन्हें भी खाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। इसी बीच भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक अजीब सी खुशबू ने फौरन सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक सांस लेते ही ऐसा लगा मानो आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। अंदर आ जाइए, एक शांत और ठंडी आवाज आई। तांग जी ने घूंट निगला और अपने लाइव स्ट्रीम के 20 लाख दर्शकों के साथ हिम्मत जुटाकर ऊंची दहलीज पार की। अंदर आते ही सब हैरान रह गए।
हॉल के ठीक बीच में वह ताबूत अभी भी था, बस उसे एक बार काउंटर में बदल दिया गया था। उस काले ताबूत पर तरह तरह के नाजुक बर्तनों और खाने की चीजों को सजाया गया था। मैं उस ताबूत के पीछे खड़ा था और मैंने काले रंग का मॉडिफाइड हानफू पहना हुआ था। मैं एक चमकने वाला कप साफ कर रहा था। तांग जिए ने कांपती हुई आवाज में कहा, जुओ भाई, आपका यह डेकोरेशन स्टाइल कुछ ज्यादा ही डरावना है। खाना खाना असल में अपने शरीर के अंगों को पूजने जैसा ही है। यह यिन और यांग का चक्र है। जिंदगी और मौत एक ही मेज पर बैठते हैं। बैठो। तांग जी बैठने के लिए जगह ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसे अपनी गर्दन के पीछे कुछ ठंडा महसूस हुआ। एक बेहद सफेद हाथ जिसमें चाय का कप था अचानक हवा में उसके सामने आ गया। जनाब, चाय लीजिए। तांग जी ने अकड़कर अपना सिर घुमाया और देखा कि लाल रंग का किपाव पहने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी है। वह हवा में तैर रही थी, उसके पैर नहीं थे। उसने तांगजिए को देखकर एक बनावटी मुस्कान दी। भूत। तांगजिए जोर से चीखा और अपनी जगह से उछल पड़ा। वह लगभग मेज पर ही कूद गया था। दरवाजे के बाहर खड़े ग्राहक भी डर के मारे चीखने लगे। वह भागने के लिए मुड़ा। होंग शिव, मेहमान को डराओ मत, नीचे उतरो। लाल कपड़ों वाली भूतनी ने दुखी मन से जवाब दिया और उसका हवा में तैरता शरीर फौरन ठोस हो गया। उसके पैर जमीन पर आ गए। उसने अपना डरावना रूप बदल लिया। उसने आंखें घुमाईं। तज, डरपोक कहीं के, मालिक ने कहा था। इसे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी कहते हैं। हाईटेक के बारे में कुछ पता भी है? होलोग्राफिक प्रोजेक्शन। तांग जी ने अभी भी सदमे में होते हुए अपनी छाती पर हाथ रखा। उसने होंग शिव को फिर से ध्यान से देखा। ओह, तो यह हाईटेक था। जो शेंग कमाल के हैं। यह 3D प्रोजेक्शन बहुत असली लग रहा है। मेरी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन यह वेट्रेस बहुत सुंदर है। भीड़ का डर पल भर में उत्साह में बदल गया। मैंने अपने सामने ताबूत पर धीरे से थपथपाया। दोस्तों, आज रात सिर्फ एक ही डिश मिलेगी। डिश का नाम है मेंगपो का सूप। यह सुनते ही वहाँ हंगामा मच गया। मेंगपो का सूप? क्या इसे पीने से याददाश्त चली जाएगी? मालिक, मजाक मत कीजिए, वो तो मरे हुए लोग पीते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने बार काउंटर के नीचे से सिस्टम स्पेस से वांगचुआन नदी का चमत्कारी पानी निकाला। पानी उबलने के बाद मैंने ब्लैक स्पाइडर लिली की कुछ जड़ें उठाकर पानी में फेंक दी और पानी तुरंत स्याही जैसा काला हो गया। उसके ठीक बाद मैंने सिस्टम से मिला गोल्डन स्नेक मीट निकाला और उसे कागज जैसे पतले टुकड़ों में काट लिया। मैंने धीमी आवाज में हुक्म दिया, आत्मा प्रवेश। मैंने मांस के टुकड़ों को उस काले सूप में डाल दिया और अगले ही पल एक जादुई चीज हुई। जैसे ही उस काले सूप ने मांस के टुकड़ों को छुआ, उसका काला रंग गायब होने लगा और वो पारदर्शी हो गया और मांस के वो टुकड़े लाल रंग के स्पाइडर लिली फूलों में बदल गए और एक ऐसी खुशबू पूरे हॉल में फैल गई जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा और नमकीन, ये पांचों स्वाद एक साथ थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गए थे। होंगशु एक ट्रे में मेंगपो सूप के कटोरे लेकर मेहमानों को देने लगी। हर किसी के लिए एक कटोरा। इसे पी जाओ, पिछली सारी बातें भूल जाओ, आज रात मीठे सपने देखना। तांगजे ने कांपते हाथों से सूप का वो कटोरा उठाया और एक घूंट पिया। उसकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उस एक पल में वो अपनी सारी परेशानियां भूल गया और उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। मांस का वो टुकड़ा मुंह में रखते ही घुल गया और एक गर्म एहसास में बदल गया, जिसने उसकी आत्मा की गहराई में मौजूद हर शिकन को मिटा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तांग जे एक अजीब सी मुस्कान के साथ हंस रहा था। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी परदादी को देखा। सिर्फ अब वही नहीं, वहाँ मौजूद सभी मेहमान उसे पीने के बाद एक अजीब सी शांति में चले गए थे। लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? लगता है इन सब पर किसी भूत का साया है। कहीं इसमें सच में जहर तो नहीं है? मैं भी पीना चाहती हूँ। मैं भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूलना चाहती हूँ। मैं यह नज़ारा देख रहा था और मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं बिल्कुल ऐसा ही रेस्टोरेंट चाहता था, जो सिर्फ पेट भरने के लिए न हो, बल्कि आत्मा को सुकून देने के लिए भी हो। तभी होंगशु तैरती हुई मेरे पास आई। बॉस, दरवाजे के बाहर एक अजीब आदमी आया है। वो न तो लाइन में लग रहा है और न ही अंदर आ रहा है, बस उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर आपको घूर रहा है। मेरी नजरें सख्त हो गईं और मैंने सिर उठाकर दरवाजे के बाहर देखा। मैंने देखा कि काले रंग का लंबा कोट पहने हुए एक आदमी चुपचाप परछाई में खड़ा था। जब मैंने दुकान के आखिरी मेहमानों को विदा कर दिया, तब जाकर वो आदमी धीरे धीरे अंदर आया। फिर उसने अपने कपड़ों में से काले लोहे का एक टोकन निकाला और उसे ताबूत पर रख दिया। उस टोकन को देखकर हमेशा बेफिक्र रहने वाली होंगशु अचानक से चीख पड़ी। वो कांपते हुए मेरे पीछे छिप गई। बॉस, इस आदमी के पास एक कातिलाना आभा है। ये उन लोगों में से है जो खतरनाक भूतों को मारते हैं। मैंने होंगशु के हाथ पर थपथपाया और उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर मैंने वो टोकन उठाया।
शाही रसोई। किंग राजवंश तो कब का खत्म हो गया और तुम लोग अभी भी ये खेल खेल रहे हो। यिंग शाह का चेहरा भावहीन था। किंग राजवंश खत्म हो गया लेकिन नियम खत्म नहीं हुए। चीन की पाक कला की दुनिया पर आज भी बीजिंग का राज है। तुम्हारे दादा जुओ शाओतियान उस जमाने में बीजिंग से एक चीज ले आए थे। वो चीज उनकी नहीं थी। शाही रसोई की पूरी किताब हमें सौंप दो या फिर मेरे साथ चलो। मैं तिरस्कार से हंसा और उस टोकन को पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। जो चीज मेरे दादाजी लाए थे वो जुओ परिवार की ही है। अगर वो तुम्हें चाहिए तो अपने मालिक से कहो कि वो खुद आकर ले जाए। यिंग शाह की आंखों में गुस्सा भर आया। लगता है तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। उसके हाथ में एक काला खंजर आ गया और वो एक भूत की तरह मुझ पर झपटा। लेकिन सिस्टम से ताकतवर होने के बाद मेरे सामने उसकी चालों में हारों कमियां थीं। मेरे दाहिने हाथ में नीली लपटें जल उठीं और मैंने सीधे उस खंजर को पकड़ लिया। मेरी हथेली को छूते ही वह पल भर में पिघल गया। यिंग शाह की आंखों में खौफ तैर गया और वह पीछे हटने ही वाला था कि मेरे बाएं हाथ ने उसका गला दबोच लिया। वापस जाकर उस बुड्ढे से कह देना उसे मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसके पास जाऊंगा। अगर राजधानी आसमान है तो मैं उस आसमान को भी चीर दूंगा। इतना कहकर मैंने अपनी पकड़ ढीली कर दी। यिंग शाह ने मुझे गहरी नजरों से देखा और मुड़कर रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह चांगशिंग टावर के मेन गेट पर काम बंद होने का नोटिस लगा था। उसी वक्त राजधानी जा रही एक हाई स्पीड ट्रेन की बिजनेस क्लास सीट पर मैं खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते ननारों को देख रहा था। मेरी आंखों में एक गहराई थी। होंग शिउ अपने असली रूप में आकर मेरे सामने बैठ गई और डकने खाने लगी और मुंह में भरे निवाले के साथ उसने स्पष्ट आवाज में पूछा, बॉस क्या हम सच में राजधानी लड़ने जा रहे हैं? मैंने सुना है कि वहाँ बहुत खतरनाक भूत है। वहाँ ताओइस्ट साधु भी बहुत हैं। बहुत खतरनाक है। बतरा, मैंने अपनी जेब से एक पुरानी पीले पन्नों वाली किताब निकाली। इंपीरियल कोचीन की पूरी किताब एक अधूरा खंड, पर ये सिर्फ दूसरा हिस्सा है। इसका पहला हिस्सा राजधानी की उस रहस्यमयी हवेली में है। वतरे में ही तो मजा है। मैंने किताब बंद की और मेरे होंठों पर एक घमंड भरी मुस्कान खिल उठी।